ठीक है। 26 क्वेश्चन है हमारा, लेजर क्या उत्पन्न करने की युक्ति है। लेजर के बारे में पूछ रहा है, आसान सी बात है, ये क्या करता है, श्वेत प्रकाश किरण पुंज उत्पन्न करने की युक्ति है। 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, एनीमोमीटर, कैलोमीटर, अल्टीमीटर। बिल्कुल नहीं, लेक्सीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेक्सीमीटर। तो 27 का हमारा आंसर क्या आएगा, सी। 28वें क्वेश्चन पे करते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है। पहला कह रहा है, प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है। सही है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, नहीं ये गलत है। ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन बी सही नहीं है। ध्वनि का क्या है, अनुदैर्घ्य है। और ये क्या पूछ रहा है हमसे, अनुप्रस्थ कह रहा है, तो अनुप्रस्थ नहीं होगा। हमारा आंसर क्या क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 28 का बी। 29वें क्वेश्चन पे आते क्या कर रहा है, फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है। किसका बना, फ्लैश जो बल्ब होता है उसका तार किस चीज का बना होता है उसका, तो उसका तार बना होता है मैग्नीशियम का। किसका, मैग्नीशियम का। तो हमारा आंसर 29 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न है कि डायनमो किसको परिवर्तित करता है। डायनमो के बारे में पूछ रहा है, क्या तकनीक है और इससे क्या होता है। तो डायनमो क्या है, पहला यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में और चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो किसमें करता है, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को। डायनमो क्या करता है, और उसके बाद उससे क्या निकलता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए उसको हम नचाते हैं डायनमो को। तो ये क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 30 का ए हो गया हमारा आंसर। अगले पर चलते हैं, एक वैद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है। सीधी सी बात है, आर्गन गैस क्या करता है, वैद्युत बल्ब में टंगस्टन जो होता है, फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है, उसको वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए। किस चीज के लिए, उसको वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए। और ये वाष्पीकृत होने से बचाने का मतलब क्या है, उसकी आयु बढ़ाने के लिए, आयु ताकि बनी रहे, उसकी कम ना हो, खराब ना हो जाए, इसके लिए टंगस्टन तार के साथ आर्गन गैस का यूज किया जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31 का ए, बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। अगले पे चलते हैं, हीटर की कुंडली किससे बनी होती है। आसान सा क्वेश्चन है, कॉमन है, नाइक्रोम से। किससे, नाइक्रोम से। 32 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है। टोमोग्राफी की बात कर रहा है, अर्थात मानव के आंतरिक संरचना के, बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी गतिविधि देखने के लिए किस चीज का हम, कौन सा प्रक्रिया हम लोग करवाते हैं चिकित्सा शास्त्र में, इसका क्या है, एक्सरेज करवाते हैं। एक्सरेज बोलते हैं ना, एक्सरे किए हैं, क्यों किया जाता है, वो आंतरिक संरचना की गतिविधि को जानने के लिए। और एक्सरेज क्या होता है, ये द्विविमीय और त्रिविमीय होती है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो किसका यूज किया जाता है, हमारा आंसर क्या होगा 33 का ए। अगला है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। एमआरआई से क्या मशीन क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा एमआरआई का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो जब भी मैग्नेट का यूज होगा तो किसका हो जाएगा एमआरआई में, चुंबकीय तरंग का यूज होगा। किसका हो जाएगा, चुंबकीय तरंग का। इन सारे चीजों शॉर्ट फॉर्म का आप लॉन्ग फॉर्म भी याद रखिए, इसका क्या मतलब है, तो इससे आप सीधे आंसर बना ले जाइएगा, चुंबकीय तरंग का यूज होता है एमआरआई में। ठीक है, 35वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, चर्म रोग के उपचार में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, रेडियो आइसोटोप का। तो चर्म रोग में उपचार के किसका यूज किया जाता है, जिसमें कि हम यूज करते हैं चर्म रोग के उपचार में, डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह ज्यादा, मगर रेडियो आइसोटोप किसका यूज किया जाता है रेडियो एक्टिविटी में, तो इसको किया जाता है रेडियो फॉस्फोरस का। किसका किया जाता है, रेडियो फॉस्फोरस का। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा, वेव लेंथ पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो वेव लेंथ का क्या हो जाएगा, यदि एक वेव की आवृत्ति हम बढ़ाते हैं
तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। किसका, आवृत्ति का तरंग दैर्घ्य। यदि एक तरंग की आवृत्ति, एक वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो इसके वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, वेवलेंथ घट जाएगा। ये क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 37 क्वेश्चन है हमारा। तो इसको मिटा लेते हैं, एक मिनट। हिग्स बोसोन कण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक गॉड पार्टिकल के बारे में, जिसके कारण ये सारा चीज निर्मित है ब्रह्मांड में, या अस्थाई दशा, या जो भी ये ब्रह्मांड हमारा इर्द गिर्द है, उसको जो एक स्थिति प्रदान की गई, जो एक स्थायित्व मिला है, वो किसके कारण है, कौन सा वो कण है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित है, यह है ब्रह्मांड के अस्थाई दशा का प्रतिरूप। किसका है, ब्रह्मांड के अस्थाई दशा का प्रतिरूप है। हिग्स और बोसोन, एस.एन. बोस और इनके बारे में ये दोनों मिलकर इन कण का खोज किए थे, जिस पर आपको 2012 में एक प्रोजेक्ट भी चला था, जिसमें कहा गया था, याद होगा आपका न्यूज़ में, कि पृथ्वी समाप्त होने वाली, लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक एक तैयार किया गया था, एक पूरा का पूरा एक वातावरण तैयार किया, जिसमें बताया था कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जिसके बाद तो वही हिग्स बोसोन कण पूछ रहा है क्या है, तो वो गॉड पार्टिकल जिसके कारण ब्रह्मांड का अपना अस्थायित्व, ठीक है। 37वां हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। अब 38वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 38 का क्या हमारा प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के बारे में हमसे पूछ रहा है। एलईडी के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, और ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश, ये क्या है, डायोड बल्ब आप देखे होंगे, एलईडी बल्ब, ये क्या कह रहा है, वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है एलईडी बल्ब, ठीक है। आसान था क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 39वां, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है। क्या पूछ रहा है, सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहा है हमसे, है ना। कौन सा पूछ रहा है हमसे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एक सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर यूज होता है। जर्मेनियम का यूज, गैलियम, क्या नहीं है हमारा, क्वार्ट्ज नहीं है। क्या है, नहीं है, क्वार्ट्ज नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना, कोई भी संरचना बताएगा, आंतरिक संरचना जानने के लिए किसका यूज हम लोग करते हैं, एक्स किरणों, एक्स रेज, अभी दिखाया ना एक्स रेज। तो उसी तरह किसी भी क्रिस्टल, एकदम क्रिस्टल में बारीक कण पूरा इस तरह के तरीके से वो में टूट गया और बारीक कण है, तो उस बारीक कण के अंदर जो उसकी संरचना है, उतना बारीक, उसको जानने के लिए किस को हम प्रयोग में लाएंगे, किस युक्ति को, तो एक्स किरणों को लाएंगे। एक्स रेज को लाते हैं ना आंतरिक संरचना जानने के लिए, तो एक्स किरणों को जानेंगे। 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा 41। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, जिसको लीजा भी कहते हैं, परियोजना का क्या प्रयोजन है, ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है उसका परियोजना का क्या प्रयोजन है, मतलब क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है इसका। कह रहा है न्यूट्रॉनों का संसूचन करना, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, प्रक्षेपणास्त्र रक्षा प्रणाली का प्रभाविकता को हमारी संरचना प्रणाली, सौर प्रज्वल के प्रभाव का अध्ययन करना। जिन्हें इसका मतलब किससे है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल वेव से है। इसका मतलब गुरुत्वीय तरंगों से है, इसका किससे है, ग्रेविटेशनल वेव से है। ये जो चल रहा है ना क्या, लीजा, लीजा जो है, लीजा अंतरिक्ष एंटेना इवॉल्व, इसका किससे मतलब है, गुरुत्वीय तरंगों से है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 41 का हमारा क्या हो गया आंसर, बी। अगला प्रश्न हमारा 42वां है, कौन सा है, 42वां क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 42वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि गैस के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का अणु क्या है, गति प्रारंभ कर देता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था ना, न्यूनतम जो संभव तापमान होगा वो परम शून्य ताप है। क्या है? न्यूनतम संभव तापमान जो होगा वो परम शून्य ताप है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके बारे में पूछ रहा है ताप पर गैस अणु क्या होगा, गति प्रारंभ करेगा? बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान रहित हो जाएगा, नहीं, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं, गति को क्या करेगा? रोक देगा। क्या करेगा? गति को रोक देगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। मिश्रण समांगी होते हैं, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में भी इधर देख लेते हैं, समझ में आए। मिक्सचर आर होमोजीनियस, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सब एक ही होमोजीनियस हो, एक ही प्रकृति, एक ही गुण के हो, ऐसा नहीं है। मिक्सचर किसी का भी हो सकता है, गुण धर्म अलग हो सकते हैं, तो ये गलत ही है। दूसरा, एक मिश्रण में घटक नियम अनुपात में उपस्थित होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नियमित अनुपात में हो, कोई ज्यादा भी हो सकता है, कोई कम भी। किसी मिश्रण के घटक को पृथक नहीं किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। एक मिश्रण के गुण धर्म उसके घटक के समान हो जाते हैं। एक मिश्रण के जो है गुण धर्म उसके घटक के समान हो जाते हैं, क्योंकि जितना भी 2 3 जितना भी आप घटक उसमें मिलाते हैं तो कोई ना कोई गुण धर्म तुमसे। तो ये आंसर हमारा क्या है? डी एकदम सही आंसर है। 43 का हमारा आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, अब 44वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 44वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किससे? सब्लिमेशन प्रक्रिया से। किससे किया जाता है? बाय सब्लिमेशन, अर्थात हिंदी में ऊर्ध्वपातन से। किससे? देखते हैं ना, कपूर को जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? तो ऊर्ध्वपातन से करते हैं। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किससे? ऊर्ध्वपातन से, सब्लिमेशन। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आते रहता है ये एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? खमीरीकरण। क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन। क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन। और इसी फर्मेंटेशन से आपका वाइन भी बनता है। यही खमीरीकरण प्रक्रिया से बहुत सारा आप ब्रेड को, डबल रोटी वगैरह इस सब में खमीर का यूज होता है, खमीरीकरण का यूज है, फर्मेंटेशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो 45 का हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 46वां के भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। किसका बोल रहा है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण देने। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना रासायनिक क्रिया है, भौतिक तो है नहीं। मोमबत्ती का जलना रासायनिक क्रिया है। दूध से दही का बनना रासायनिक क्रिया है। पानी में चीनी का घुलना क्या है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, 47वां क्वेश्चन देखते हैं कि जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? जल का जो है वाष्प में आपको परिवर्तित हो जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सीधा सा भौतिक प्रक्रिया है ना, फिजिकली चेंजेस है ना, जल का वाष्प में बन जाना। उत्सर्जन हो, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में तो क्या होता है? वाष्पीकरण में तो क्या होता है? एक निश्चित ताप पर आप ले जाकर उसको करते हैं, तो वो भी आपको बताते। ठीक है, जल का वाष्प होना, तालाबों से कहीं से वाष्पीकृत पानी ऊपर की ओर जाते तो क्या रहता है? भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जल 47 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 48वें क्वेश्चन पे आते हैं। 48वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, कहां पर होता है? क्रोमेटोग्राफी ये ज्यादातर क्या होता है? मिक्सचर में अलग अलग पदार्थ को अलग करने के लिए, क्रिस्टल बन जाता है किसी से, उसको अलग कर। तो हमारा क्या है? रंगीन पदार्थों की पहचान नहीं, पदार्थों की संरचना नहीं, रंगीन पदार्थ। ये क्या है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक सेकेंड, प्रश्न नंबर हमारा 49वां है।
प्रश्न कह रहा है कि हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करता है, किसका औचित्य सिद्ध करता है। अभी ये क्वेश्चन तो दोहराया जा रहा है, ठीक है, वापस इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सीधा सा बात है, हिग्स बोसोन का ब्रह्मांड के स्थायित्व के लिए था, तो सी इसका आंसर। पहले भी हम लोगों ने चर्चा की, तो शायद हो सकता है दोहरा दिया गया हो क्वेश्चन को। 50वें क्वेश्चन पे चलते हैं। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। दो द्रव का एक समांगी मिश्रण है, तो उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, उस तकनीक के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो उसका क्या हो जाएगा, यही हमारा डिस्टिलेशन। दो द्रव होगा तो उसका आसवन क्रिया कहेंगे, ठीक है। आसुत जल पढ़े हुए हैं ना, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक इसी क्रिया के द्वारा होता है, आसवन क्रिया के द्वारा होता है। तो दो द्रव, लिक्विड की बातें करें, दो द्रव एक समांगी मिश्रण है, एक समांग मिश्रण है, उन्हें कैसे हम अलग करेंगे द्रव को, तो सीधा जो है आसवन प्रक्रिया द्वारा करेंगे, ठीक है। तो डिस्टिलेशन हमारा इसका आंसर 50 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। 51वें पर हम आते हैं। 51वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे। ये सीधा ऑब्बो प्रिंसिपल का उदाहरण है। किसका है, ऑब्बो प्रिंसिपल का उदाहरण, जो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये मिला होगा। कहाँ पे मिलेगा ये आपको, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम इज कंट्रोल्ड बाय ऑब्बो प्रिंसिपल। ये ऑब्बो प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि एटॉमिक मैथी ऑर्बिट्स में कैसे हम भरने का एक क्रम नियंत्रित, तो अपना एक हायरार्की होता है, एक क्रम होता है, तो इसका प्रिंसिपल किसने दिया था, ऑब्बो प्रिंसिपल के द्वारा हुआ था। ये याद रखने की चीजें हैं। 51 का ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। 52वां क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। 52वां क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, सुमेलित करने का है। क्या चीज है, सुमेलित करने का है हमारे पास, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। सुमेलित करने का है हमारा 52वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है हमारा कि शून्य द्रव्यमान, क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, शून्य द्रव्यमान, इधर क्या है, विशिष्टता है, और इधर कण दिया गया है। क्या दिया गया है, विशिष्टता और कण दिया गया है। तो हमारा शून्य द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, कार्क, फोटोन, नहीं, शून्य द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनो, ठीक है। आंशिक आवेश, ठीक है, आंशिक आवेश के बारे में हमसे पूछ रहा है, ये कॉर्क, ठीक है। इंग्लिश में भी यही होता है, इंग्लिश में आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। आंशिक प्रचक्रण, ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिट्रॉन, और डी क्या है, पूर्णांक प्रचक्रण, तो ये हमारा डी का 4, फोटोन, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे, इंटीजर स्पिन किसमें, फोटोन। फोटोन क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है। फोटोन किसको कहते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। 52 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ए। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 53वां प्रश्न है हमारे लिए कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो ये है बाय ओरिएंटेशन से है, अभिविन्यास से है। किससे है, अभिविन्यास से है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो है संबंध पूछ रहा है किससे है, तो ये किससे है, बाय ओरिएंटेशन से है, सॉरी बाय ओरिएंटेशन से है, अभिविन्यास से, आकृति से नहीं है, चक्रण से नहीं। ये क्या करता है, ओरिएंटेड रहता है। क्या रहता है, ओरिएंटेड रहता है, तो ये स्वाभाविक है। इसका हिंदी क्या है, अभिविन्यास, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस कथन को पढ़ेंगे और उससे पता लगाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। पूछा जा रहा है हमसे कि कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं, ठीक है। कैथोड किरणें सभी गैस उत्पादित करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सब परमाणुओं के मूल संघटक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कोई प्रोटॉन अंतर निर्विष्ट नहीं करते, नहीं, ये गलत है। हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन ही अंतर्विष्ट करते हैं, या फिर देखिए हाइड्रोजन आयन डज नॉट कंटेन एनी प्रोटॉन, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन ही कंटेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करे, कौन सा कथन सही नहीं है, ये कथन जो है सही हमारा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 54 का, डी आ जाएगा। बाद बाकी ये तीनों आंसर सही है, ये नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है प्रोटॉन ही अंतर्विष्ट करता है, ठीक है। 54 का डी हमारा।
55वें क्वेश्चन पर आएंगे। 55वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि टंगस्टन का ही यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि टंगस्टन क्या होता है? हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन में क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 55 का? डी हो जाएगा। सीधा सा आंसर पे आ जाएंगे, उतना पढ़ने की। हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए टंगस्टन का यूज होता है। 56वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। 56वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? परमाणु संहति के बाद थोड़ा एटॉमिक मास के बारे में पूछ रहा है। एन एलिमेंट इक्वल टू द सम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है। क्या? एटॉमिक मास। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो हमारा आंसर 56 का क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विरंजक चूर्ण के बारे में। किसके बारे में? विरंजक चूर्ण के बारे में। तो ये है कि विरंजक चूर्ण और एक मिनट इंग्लिश में देख लेते हैं, वहां थोड़ा मीठा हुआ है। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में एंड डीडीटी के बारे में। डीडीटी का छिड़काव करते हैं ना कीटनाशकों को मारने के लिए हम, और ब्लीचिंग पाउडर का भी। क्या इसमें पूछ रहा है? हाँ, वहां डीडीटी है। ठीक है, विरंजक चूर्ण और डीडीटी। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं? दोनों कार्बनिक यौगिक हैं। दोनों में क्लोरीन होता है और दोनों में कैल्शियम होता है। जी नहीं, दोनों में क्या होता है? क्लोरीन होता है। इसीलिए इसका यूज हम कहां पर करते हैं? कीटनाशकों को मारने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं ना, स्वच्छता के लिए ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, तो उसमें क्या रहता है? क्लोरीन रहता है, जो कि एक कीटनाशी तत्व, एक कीटनाशी यौगिक है। क्लोरीन यह तत्व है जिसका इन दोनों विरंजक चूर्ण और डीडीटी में रहता है। ठीक है, 58वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है 58वां कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तो क्या पैदा करता है? क्या पूछ रहा है कि वायु में जब हाइड्रोजन जलता है तो क्या जलने लगती है तब क्या पैदा करता है? तो सीधा सा बात है, हाइड्रोजन जल पैदा करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन जलेगा किसके उपस्थिति में? एयर के उपस्थिति में। तो क्या होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? वाटर प्राप्त होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 59वां। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट होता है। ठीक है, मतलब किसी तरह का फैक्ट्री है या खाद्यान्न है जहां पर माइनिंग का काम चल रहा है, जहां पर माइनिंग का काम चलता है, वहां पर विस्फोट होता है। उसके कारण के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण होता है? बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का मिश्रण तो जल की बात। एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण से। एसिटिलीन का यूज कहाँ किया जाता है? आपने पढ़ा, फलों वगैरह को पकाने के लिए जो होता है, कार्बाइड बोलते हैं ना, कार्बाइड, एसिटिलीन वही हो जाता है। एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन का जब मिश्रण होता है तो खाद्यान्नों में विस्फोट का सबसे प्रमुख कारण होता है। क्या होता है? सबसे प्रमुख कारण होता है। तो 59 का बी हमारा राइट आंसर है। अगले वाला, उसके बाद हमारा क्वेश्चन 59 का क्या आ गया? बी आ गया। एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन का जब मिश्रण होता है तो सबसे प्रमुख कारण यही है खाद्यान्नों में विस्फोट का। ठीक है, अगला प्रश्न पर हम आते हैं। 60वां प्रश्न है हमारा। 60वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट, सीधा सा बात है। पॉलीकार्बोनेट की मदद से बुलेट प्रूफ जैकेट का जो टेक्नोलॉजी है वो पॉलीकार्बोनेट की मदद से किया जाता है। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि एक मिनट, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक होते हैं। इसका थोड़ा सा इंग्लिश पर, एमंग दोज लीकर ट्रेजेडीज व्हिच रिजल्ट इज ब्लाइंडनेस इट इज द हार्मफुल सब्सटेंसेस। कौन सा शराब में जो मतलब
ब्लाइंडनेस वगैरह की जो ज़्यादा ब्लाइंडनेस वगैरह का जो प्रतिफल सामने आता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या, कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? मेथिल एल्कोहल। कौन सा? मिथाइल एल्कोहल। कौन सा? मिथाइल एल्कोहल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। 61 का डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। 62वां प्रश्न। ठीक है, बासठवां ठीक प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? सुमेलित करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक जो है अम्ल है, नींबू ठीक है, माल्टोज माल्ट है ठीक है, एसिटिक अम्ल दही, अब फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल ठीक है, चीटी, ये ठीक है, एस्कॉर्बिक ये भी ठीक है, माल्टेस माल्ट ठीक है, ये गलत है। ठीक है, एसिटिक अम्ल नहीं, दही में नहीं, गलत है ये। 62वां हमारा आंसर गलत है। दही में क्या होता है? एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण ये होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, 62 का सी। 63वें क्वेश्चन पे आते हैं। 63वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधक होता है? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता और उच्च ताप का प्रतिरोध करता है। तो आपने देखा है क्रोमियम में ये चीज है। किस में है? क्रोमियम में। तो ये 63 का बी हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। 64वें प्रश्न पे। 64वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 64वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोक स्टील ऑब्लिक लोहे के उत्पादन में भट्ठी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक इसका कार्य है। ठीक है, तो एक इसका कार्य है। तो इसका कार्य क्या है? अपचायक के रूप में क्रिया करना। ठीक है, दूसरा है लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना। जी नहीं, उष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना और उपचायक के रूप में क्रिया करना। ये सही है। कौन सा सही है? सी इसका आंसर सही है। 1 और 3 ये दोनों सही है इन कथनों में से। ठीक है, लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, ये इसका नहीं है काम। काम क्या है इसका? उष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना और उपचायक के रूप में क्रिया करना या अपचायक प्रक्रिया के रूप में काम करना। तो 64 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हाँ, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक अमलगम नहीं बनाती है? तो ये सारा अमलगम बनाता है, लोहा अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, क्या नहीं बनाता है? लोहा अमलगम नहीं बनाता है। 65 का डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 66वां क्वेश्चन हमारे पास है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का सीधा सा मुख्य घटक क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी की मदद से बायोगैस का यूज करते हैं। कंपाउंड ही यही है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। 67वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 67वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संस्पर्श लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस किससे बनाया जाता है? ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बिल्कुल नहीं, पॉलीस्टेरिन नहीं, टेफ्लॉन नहीं, ल्यूसाइड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ल्यूसाइड से। देखिए यहाँ है ना, वाटर कॉन्टेक्ट लेंस मेड बाय, तो ये किससे बनाया जाता है? ल्यूसाइड से बनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वनस्पति
तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है किसका? निकेल का। किसका उपयोग किया जाता है? निकेल का। 68 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? सीधा सा है, ऑक्सीजन और हीलियम का यूज होगा। किसका होगा? ऑक्सीजन और हीलियम का। गोताखोर का है ना, बहुत समुद्र के अंदर गहराई तक जाते हैं तो वहां पर उनको किस गैस का यूज करता है? ऑक्सीजन और हीलियम उनके मास्क में, मास्क के माध्यम से उनको जाता रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हमारा 17वां क्वेश्चन हमारा है, 17 क्वेश्चन है कि चाय के उद्दीपन प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? चाय के एक बार इसको इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टी? तो पहला क्या है? टेनिन, एस्टेरॉयड, फ्लेवोनाइड, नहीं, एल्केलॉयड। ये हमारा आंसर जो है, यहाँ देखिए, एल्केलॉयड जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टी, चाय के उद्दीपन प्रभाव के लिए। चाय की जो खेती होती है ना, तो चाय की उद्दीपन प्रभाव के लिए हमारा कौन जिम्मेदार है? एल्केलॉयड। ठीक है, 17 क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 71 क्वेश्चन की ओर। 71 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है वो क्या कहलाता है? किसमें? ऊन के जगह पर के बदले प्रयुक्त होने वाला जो बहुलक है, पॉलीमर फाइबर जो यूज होता है ऊन के बदले में, वो क्या बनाने के लिए? सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि। तो वो क्या होता है? ओरलोन होता है। क्या होता है? ओरलोन। 71 का, 71 का सी होगा। नायलॉन नहीं यूज होता है, टेफ्लॉन नहीं यूज होता है, बैकेलाइट नहीं। बैकेलाइट आपको बाल्टी वगैरह कठोर बनाने में, नायलॉन आप देखते हैं कि शर्ट वो मतलब कृत्रिम रेशे के रूप में, टेफ्लॉन भी कृत्रिम। तो हमारा यूज क्या होता है? ये क्या कह रहा है? सिंथेटिक कंबल आदि, वो भी किसके? ऊन के पॉलीमर फाइबर के रूप में किसका यूज होता है? तो वो क्या है? ओरलोन। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 72वां। क्या कह रहा है? स्कूबा गोताखोर, स्कूबा डाइविंग होता है ना गेम, एक प्रकार के एडवेंचरस खेलों में है स्कूबा डाइविंग। तो उसमें क्या है कि स्कूबा डाइविंग में जो है, जल के अंदर उच्च दाब पर जब वायु श्वसन करते हैं तो घुलित गैस के उच्च सांद्रण के कारण जोखिम पर होते हैं। और स्कूबा गोताखोर द्वारा उपयोग की जाने वाली टंकियां किससे भरी होती है? जो उसमें जो अंदर जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है स्कूबा डाइवर में। तो अभी हमने बताया था कि सांस लेने में गोताखोर को उसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? डाइल्यूट करके जो है हीलियम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? स्कूबा गोताखोर द्वारा उपयोग की जाने वाला टंकी उनके पास रहता है बंधा हुआ। ठीक है, जब स्कूबा डाइविंग एक गेम होता है, आप देखिएगा टीवी वगैरह में आता है, एडवेंचरस गेम में आता है, तो उसमें जब गोताखोर रहते हैं तो उनके पीठ पर या कहीं भी साइड में एक टंकी लगी होती है। और टंकी में क्या होता है? हमने बताया था गोताखोर के लिए मुख्यतः दो गैस, ऑक्सीजन और हीलियम। तो यहाँ पर इनको क्या कर दिया जाता है स्कूबा डाइविंग में? चलो ऑक्सीजन के लिए तो अलग से रहता है, लेकिन टंकी में क्या हो जाता है? डाइल्यूट हीलियम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उनको श्वसन क्रिया, इन सारे चीजों में, और हीलियम क्या होता है? हल्के गैसों में यूज होता है। तो हीलियम तनुकृत वायु, डाइल्यूट हीलियम का यूज होता है गोताखोर के टंकी में, स्कूबा डाइविंग में। ठीक है, तो 72 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। 73वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करने के लिए है 73वां क्वेश्चन हमारा। किसके लिए है? सुमेलित करने के लिए। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि
सही सुमेलित की जो सूचियों को लिए दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, सही उत्तर के बारे में चुनने के लिए हमसे पूछ रहा है। तो क्या दिया, उत्कृष्ट गैस दिया गया और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। आर्गन का यूज कहाँ होता है, आप सभी जानते हैं, टंगस्टन तंतु की दीर्घकालिकता के लिए। अभी हमने पढ़ा है कि आर्गन गैस क्या करता है, टंगस्टन को इसके लाइफ पीरियड को बढ़ाने के लिए आर्गन गैस को टंगस्टन के साथ यूज किया जाता है बल्ब में, क्योंकि इसको वाष्पीकृत होने से बचाता है। आर्गन गैस टंगस्टन को वाष्पीकृत होने से बचाता है, जिसके कारण इसका लाइफ पीरियड टंगस्टन का बढ़ जाता है, जो बल्ब के अंदर यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का आर्गन क्या हो जाएगा, आर्गन टंगस्टन में यूज हो जाएगा। ठीक है। नियॉन क्या है, विज्ञापन प्रदर्शन के रोशनी में, बिल्कुल सही है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह में जो लाइट जो यूज होता है जहाँ पे, तो उसमें आपको देखता है ना, जो पोस्टर वगैरह लगा हुआ रहता है सब, तो वहाँ पर एडवर्टाइज उसमें जो लाइट का यूज करता है रात में, जो नियॉन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा सी, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन हवाई पत्तन पर अवतरण, रोशनी और प्रकाश स्तंभों के लिए। अभी पढ़ाया था ना हम लोग, बड़े बड़े सी पोर्टों पर प्रकाश स्तंभ लगाया जाता है हवाई पतन पे, बड़े बड़े सी पोर्ट पे। तो किसके लिए, उसमें कौन सा गैस यूज होता है, क्रिप्टोन गैस यूज होता है। कौन सा, क्रिप्टोन। और जीनोन गैस कहाँ पर यूज होता है, फोटोग्राफी वगैरह के, फ्लैश देखते हैं ना गन में रोशनी, लेजर गन का यूज आप करते हैं, या फिर फोटोग्राफी में आप देखते हैं कैमरा के सामने आपको जो फ्लैश वगैरह का जो यूज होता है, उसमें क्या होता है, जीनोन गैस का यूज होता है। किसका होता है, जीनोन का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, अर्थात ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 73 का डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 74वां क्वेश्चन है। कौन सा है, 74 क्वेश्चन है। मिटा लेते हैं इसको। ठीक है। 74वां क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में निम्न में से कौन से किसको यूज नहीं किया जाता है। अमोनियम सल्फाइड बिल्कुल किया जाता है खेतों में। अमोनियम सल्फेट इसका भी खेतों में यूज किया जाता है। अमोनियम फॉस्फेट का भी यूज किया, नहीं यूज किया जाता है तो अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट क्या है, ये विस्फोटक है। क्या है, बम बनाने इत्यादि चीजों में अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो ये एक उर्वरक का उदाहरण नहीं हो सकता है। बाद बाकी आपको सल्फाइड, सल्फेट और फॉस्फेट ये सभी उर्वरक के रूप में खेतों में यूज किए, जबकि अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक है जो बम बनाने और विस्फोट की गतिविधियों में यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 74 का ए हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या पूछ रहा है हमसे, नाखून पॉलिश परिमार्जक, रिमूवर के रूप में। जब भी आप वहां पर नाखून पर कुछ लगाते हैं तो आप देखते हैं खासकर ये श्रृंगार के चीजों में होता है, लेडीज स्त्रियों को ये इसमें जो यूज करते हैं वो क्या रहता है, थीनर बोलते हैं ना आप लोग उसको, थीनर बोलते हैं ना। तो थीनर का क्या होता है, एसीटोन बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, एसीटोन। नाखून पर जब भी आप पॉलिश रिमूव करते हैं ना, बोलते हैं रिमूवल रिमूवल, तो उसको वो क्या रहता है, वो एसीटोन रहता है। तो 75 का हमारा ए आंसर है। क्या रहेगा, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन 76 पर। तो 76 हमसे पूछ रहा है कि रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग। एक बार इसका इंग्लिश देख लेते हैं, थोड़ा अनुवाद ज्यादा ही क्लिष्ट लग रहा है। कॉमर्शियल वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर इन्वॉल्व्स इन द यूज ऑफ, किसमें यूज होता है, ये पूछ रहा है। वॉल्केनाइजेशन का मतलब समझ, जब भी रबर वगैरह किसी चीज से जोड़ते हैं रबर को, तो उसमें क्या होता है, आग के द्वारा उसको वॉल्केनाइज करते हैं, अर्थात उसको पिघलाकर उसके साथ, उसी को वॉल्केनीकरण हिंदी में बोल दिया और इंग्लिश में ज्यादा आसान समझने में वॉल्केनाइजेशन। ठीक है। तो इसमें किसका यूज बोल रहा है, किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है, प्रयोग में शामिल होता है आपको गंधक। कौन सा यूज होता है, सल्फर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जा सकता है, वोल्केनाइजेशन क्रिया में रबर में सल्फर का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 77। 77 के निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है। अच्छा, ब्राउन एयर इन ट्रैफिक कंजस्टेड सिटीज, इसमें भी सीधी सी बात है, भूरा वायु सल्फर डाइऑक्साइड की बातें हो रही होगी। तो आसान है, नाम से ये स्पष्ट है आपको। तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, क्या होगा सीधा सल्फर।
क्या बोला, भूरी वायु, ब्राउन ब्राउन एयर के बारे में बोल रहा है कि ट्रैफिक में जो बनते हो किसके कारण, तो वो किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 78, सुमेलित करने के लिए है, किसके लिए है, सुमेलित करने के लिए। ठीक है, 78 क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करने के लिए। एक तरफ खनिज दिया गया है और एक तरफ क्या दिया गया है, मुख्य स्रोत। ठीक है, लोहा है, लोहा किससे मिलता है, आयरन सबसे ज्यादा आपको देखेंगे जब लेडीज के गर्भावस्था का काल उसमें कहता है पालक खाने के लिए, क्योंकि आयरन की कमी नहीं हो, एनीमिया जैसी चीजें नहीं हो। सबसे ज्यादा ये पूरे भारतवर्ष में एनीमिया का जो कारण है वो सबसे ज्यादा आपको महिलाओं में दिखेगा। ठीक है, तो उसमें इसका किसके कारण होता है, ये लोहा के कमी के कारण। तो लौह अयस्क का मतलब लौह पोषक तत्व तो आप किस में मिलेगा, आपको पालक में मिलेगा। किस में मिलेगा, पालक में मिलेगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, पोटेशियम, पोटेशियम आपको किस में मिलेगा, केला वगैरह में आपको पोटेशियम मिलेगा, खजूर वगैरह में जो ताकत प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको आयोडीन, सीधा सा है आयोडीन युक्त नमक में कौन। उसके बाद क्या है कैल्शियम, दूध सबसे बड़ा स्रोत है कैल्शियम का, सभी जानते हैं, तो इसका आसान आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। 78 का क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया, ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेवेंटी 79 क्वेश्चन है हमारा, क्या कितना है, 79th क्वेश्चन हमारा है। सेवेंटी नाइन्थ में क्या दिया गया है नीचे, मद और अविष पदार्थ का बारे में बातें करेगा। क्या लिखा हुआ, आइटम और टॉक्सिन। ठीक है, तो इसमें हम आ जाएंगे, देख लेते हैं एक बार 79 क्वेश्चन को। यहाँ थोड़ा सा अनुवाद में दिक्कत है, CFL लैंप। ठीक है, CFL लैंप की बातें की गई है, तो ये क्या है, पारा, किसमें होता है CFL लैंप, पारा भी इसके कारण। ठीक है, दूसरा क्या है, बी ऑटोमोबाइल बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरी सीसा। ठीक है, सी क्या कह रहा है हमारा, पॉल्यूमर, पॉल्यूमर किसमें है, थैलेट, प्लास्टिक, पॉल्यूमर लाइक प्लास्टिक। और डी क्या कह रहा है हमारा, डीजल इंजन, सीधा सा बात है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालता है डीजल इंजन, जलने के बाद जो निकलता है बाहर वायु, अपशिष्ट वायु, वो क्या है, जो विषय टॉक्सिक है, मतलब इन सारी क्रियाओं के बाद जो टॉक्सिक विषैले पदार्थ निकलते हैं, विषैले वायु निकलते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो लैंप से क्या निकल रहा है, पारा निकल रहा है, ऑटोमोबाइल बैटरी से सीसा यूज हो रहा है, पॉलीमर से थैलेट, और डीजल इंजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 79 का, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कीट दंश से होने वाली खुजली, जब कीटाणु जो है काटते हैं, कीटनाशक वगैरह काटते हैं, तो कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है, कौन से अम्ल क्या का, अभी सुमेलित किया हम चींटी के बारे में। चींटी भी क्या है, एक प्रकार का कीट है, वो काटता है, क्या होता है, विष आता है ना। तो वही पूछ रहा है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है, तो फॉर्मिक एसिड के कारण। चींटी में लगाए थे ना हम लोग फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, तो सीधा सा बात है फॉर्मिक एसिड के कारण ऐसा होता है। तो ठीक है।